विषय केरल की राजनीति ही है। मेरे साथ बैठे हैं तुफैल। ये दिल्ली के एक पत्रकार हैं और हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते हैं। ये वही तुफैल हैं जो उस समय केरल में थे जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। केरल में इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल थे। यहां केरल में नियुक्ति के बाद उन्होंने वो पद छोड़ दिया और फिर वापस दिल्ली चले गए। तुफैल से मैं एक सवाल पूछना चाहता। ये 2020, नमस्कार 2020, बीजेपी के आने से केरल में बीजेपी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये एक थोड़ा गहराई से चर्चा करने वाला विषय है। छोटा-सा बदलाव हो सकता है या नहीं, ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। केरल में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बहुत ही जीवंत है। चाहे वो राजनीति हो या समाज, केरल एक बहुत ही सक्रिय समाज है। इसलिए उसमें होने वाले बदलाव अक्सर होते रह गए। निरंतर अवलोकन करते हुए ही हम उस स्थिति के बारे में कुछ कह सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा गहराई से बात की और इसी वजह से मैंने ये सवाल पूछा। वो एक बड़ा फैक्टर बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन वो एक फैक्टर के रूप में ज़रूर उभरेगा। यही मेरी मुख्य बात है। तो इस संदर्भ में मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि मुझे भी पता है कि साबू जैकब को सबसे ज्यादा मजबूत करने में मदद करने वाला कारक क्रिश्चियन वोट बैंक ही है। यानी एर्नाकुलम जिले के कई हिस्सों में, खासकर उस ऊंचे बेल्ट में। तो वे एक वोट्स जब बीजेपी के वोट्स इधर जाते हैं क्योंकि इनके पास इतनी प्रतिशत वोट है इस 2020 को, तो जब वे वोट्स बीजेपी की ओर जाते हैं तो मेरे हिसाब से एर्नाकुलम जिले में ही कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके लिए निर्णायक बन सकते हैं और वे जीत सकते हैं। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? इस बार 2020 को अगर थोड़ा-सा भी फ़ायदा मिला, तो भी पिछली बार जितनी ही सीटें पंचायत स्तर पर जीतना उनके लिए संभव नहीं हुआ था। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन ही किया है। एक छोटी पार्टी, एक नई राजनीतिक स्टार्टअप के तौर पर इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा। ये एक नज़रिया है जो पूछा गया था। इसके लिए बिल्कुल सही तरीके से उसके पास एक सपोर्ट बेस है। तो जब हम इस तरह देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें पता है कि अब बहुत से राजनेता मीडिया में काम कर रहे हैं। फिर तो सर आप ये कह सकते हैं कि अब हम देख सकते हैं कि राजनीति में अब पहले जैसी सपोर्ट बेस से आगे बढ़कर एक परसेप्शन गेम की ओर राजनीति बदल गई है। अब हमें जो कुछ भी सोशल मीडिया में मिल रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि राजनीति परसेप्शन के आधार पर आई है। तो जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी, तो वहाँ क्या कोई राजनीतिक सपोर्ट बेस था? कोई पीपल्स बेस तो था ही नहीं, लेकिन वो एक मूवमेंट के रूप में आया और अचानक ही पावर कैप्चर करने के तरीके से आया। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार हुआ है। तो वो किसी एक बेस से आकर या किसी एक कार्डर बेस के साथ आया हुआ कोई घटना नहीं है, बल्कि वो एक परसेप्शन की बर्थ है। तब उसी तरह 20-20 में एक परसेप्शन सेट करना संभव है। यानी केरल में फिर अब राजनीति के बारे में मुझे ऐसा लगता है, मैंने केरल में 2 साल तक ऐप बनाने के लिए कोशिश की। उस माहौल को समझने और सीखने की कोशिश की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। तो उसी तरह से केरल में ठीक-ठीक तीसरा या चौथा विकल्प जैसा एक स्पेस है। हमेशा केरल में यूडीएफ और एलडीएफ ही बारी-बारी से शासन करते हैं। बीजेपी को भी एक भाषा, एक सीट मिली थी, लेकिन वो भी एक फोर्स के रूप में, डबल फोर्स के रूप में खड़ा नहीं हो पाया। तो उस तरह से एलडीएफ और यूडीएफ के अलावा केरल में इसकी ज़रूरत है, ऐसी एक धारणा बहुत गहराई से मौजूद है। उसमें फिर खास तौर पर युवाओं की एक चिंता है। नई-नई राजनीतिक जागरूकता के साथ आ रही महिलाओं की भी एक चिंता है। फिर प्रवासियों की भी एक चिंता है। वे भारी संघर्ष के कारण केरल के बाहर से ही केरल को देखते हैं। इसलिए उनके पास केरल के विकास मॉडल, केरल के सामाजिक मॉडल और राजनीतिक मॉडल के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। तो ऐसे सभी लोगों को मिलाकर अपॉलिटिकल यानी राजनीति से दूर रहने वाले लोग बहुत कम हैं। जनसी जैसे हम कहते हैं, ऐसे एक वर्ग के लोग हैं। वे लोग जो एलडीएफ या यूडीएफ नहीं है, एक तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प, केरल में एक वैकल्पिक राजनीति चाहते हैं। ऐसे लोग केरल में निश्चित रूप से मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई भी राजनीतिक शक्ति उस समूह को पूरी तरह से छू नहीं पाई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि साबिक जैकब या 2020 भी उस समूह को पूरी तरह से आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण वर्ग को आकर्षित करने के लिए एक राजनीतिक रूप से पहले अब वे एनडीए जैसी एक बड़ी राजनीतिक गठबंधन में शामिल होकर इसे अपना कह सकते हैं। पहले जब वे अकेले खड़े थे, तब उतनी बड़ी ताकत के रूप में खड़े रहना संभव नहीं था, क्योंकि अकेले खड़े होने पर, जैसा कि मैंने कहा, वो एक मेरे लिए वो सब कुछ है। नहीं, आज की स्थिति में मैं शामिल हूँ, क्योंकि
आप जानते हैं केरल में वामपंथी दाएं यूडीएफ और एलडीएफ, इनके साथ ही ये जो घटक दल हैं वे भी खड़े हैं। निश्चित रूप से घटक दल के रूप में लीग मलप्पुरम जिले में और उत्तरी मालाबार के कई स्थानों पर अकेले खड़े होकर भी जीत सकती है। ठीक है, कई अलग अलग इलाकों में भी जीत सकता है, लेकिन बाकी घटक दलों में से कोई भी, चाहे वे कहीं भी अकेले खड़े हों, वे एक पंचायत में भी नहीं जीत सकते। ये एक स्थिति है, लेकिन वहां क्या हमें साबू जैकब को नहीं देखना चाहिए? क्या वो ससेक्स नहीं है? वही उसकी रेटिंग है। यही बात मुझे कहनी थी। तो साबू जैकब ने बिल्कुल सही तरीके से साबू जैकब्स के लिए इसे लागू किया। जैसे मुस्लिम लीग सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाली पार्टी है जो अकेले खड़ी होकर जीत सकती है, उसी तरह साबू जैकब की 2020 पार्टी भी अकेले खड़ी है। यही मैंने कहा था। वे जिस एक निर्वाचन क्षेत्र को संबोधित करते हैं वो केरल में एलडीएफ और यूडीएफ की बारी बारी से होने वाली सरकारों से ऊब चुके एक निर्वाचन क्षेत्र है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। जैसे जनरेशन जेड, महिलाएं, फिर वे अप्रवासी जो राजनीति से दूर हैं, ऐसे सभी लोग एक नई, लोगों को कोई वैकल्पिक विकल्प चाहिए ऐसा वे नहीं चाहते। फिर इसके साथ एक और नकारात्मक बात भी जुड़ी है। साबो चट्टन 2020 को एक कॉर्पोरेट पार्टी के रूप में देखा जाता है। लोग इसे कॉर्पोरेट समर्थित पार्टी के रूप में उतना स्वीकार नहीं करते। फिर भी एक हद तक, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, लोग उसी के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा एक दृष्टिकोण है। एक और बात यह है कि जैसे सरकारें, दोनों सरकारें गूगल के साथ पूरी तरह से काम कर सकती हैं। जब केंद्र सरकार गूगल के साथ एक गठबंधन के रूप में जुड़ने की बात करती है, तो ये सभी कहे जा रहे तर्क उनके साथ जाने के लिए है। मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा मौका है और ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हमें वेट एंड वॉच के तौर पर देखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये एक फैक्टर बनकर सामने आएगा। मैंने जो पॉइंट कहा था उस पे वहां एक कॉर्पोरेट ने सहमति जताई है। कलर पार्टी, एक बात समझ लीजिए, भारत की राजनीति बदल रही है। भारत की राजनीति अब कॉर्पोरेट कलर पॉलिटिक्स की ओर बढ़ गई है। देखिए बीजेपी में कितने पैन हैं, एमबी लोग मेरे नेता हैं। अब राजनीति में राजीव चंद्रशेखर का वर्ड आ रहा है, साबू। ये घटना केरल की बीजेपी के अंदर है, यानी एक तरफ राजीव हैं और दूसरी तरफ साबू उनके साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन केरल में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि एक नया चेहरा आने की वजह से पारंपरिक राजनीति पार्टी की घटनाएं सब बदल गई हैं, क्योंकि अब इसे और आगे घसीटना संभव नहीं है। क्योंकि नई पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है स्कूल बनाना, स्कूल जाकर पढ़ाई करना, यानी बालवाड़ी जैसी बातें अब नहीं है। ये सब मैंने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था। वो एक पीढ़ी थी, उसमें मेरी रुचि थी। आज की पीढ़ी जो देख रही है वो एक डिजिटल दुनिया है। उसके साथ मेल खाता हुआ उसका शिक्षा और उसकी वैश्विक दृष्टिकोण है। ये सब पूरा करने वाले ही आगे आने वाली जनरेशन होगी, जिसे हम आरआईस और नौकने वाली पॉलिटिक्स कहते हैं। ये सब बातें आज केरल की किसी भी राजनीतिक पार्टी से कहना संभव नहीं है। जी, निश्चित रूप से जैसा कि सर कह रहे हैं, मैं उतना निर्णायक होकर भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सर जितना अनुभव नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि ये एक फैक्टर है और इस बार के चुनाव में ये एक फैक्टर बन सकता है, क्योंकि केरल में मुख्य धारा की पार्टियों ने कई मुद्दों को संबोधित नहीं किया है। अगर ये मुद्दे एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये कब बदलेगा ये कह पाना मुश्किल है। अनुभव के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता या योग्यता मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक फैक्टर बन सकता है। मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है कुछ फैक्टर्स हैं। यानी बीजेपी के लिए पिछली बार की संसद चुनाव की तुलना में इस बार की पंचायत चुनाव को गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे वे कितनी भी बार कहें कि उन्होंने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन जीत लिया है, फिर भी उन्होंने पहले जो कुछ भी जीता था वो उनके हाथ से चला गया है। इसलिए उसकी गिनती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर पंचायत में नहीं बल्कि पिछली संसद चुनाव में बढ़ा था। तो इसके अंदर कई तरह के वर्टिकल्स हैं, कई तरह के विभाजन हुए हैं। मतलब इतने सारे चुनावों में इतनी बार, फिर भी केरल में बीजेपी को एक भी मौका क्यों नहीं मिला? खासकर जब डबल इस तरह कहते हैं तो इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। मतलब कुछ साल और मोदी और उसी तरह बीजेपी भारत में राज करेंगे तो उनके पक्ष में एक भी सरकार क्यों नहीं आई? ये सब परिस्थितियां हैं। तो उस एक बदलाव के लिए केरल में एक बात करनी है, तमिलनाडु के साथ केरल की तुलना नहीं करनी चाहिए। जहां तक मुझे पता है, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, केरल से ही छात्र और विद्यार्थी माइग्रेट कर रहे हैं।
इसका कारण है कि केरल में 11वीं के बाद कुछ और है, कहाँ नौकरी मिलेगी यही सोच है। यहाँ कौन सा विकल्प है? जिस साबू जेकब के बारे में बात हो रही है, उससे पुलिस ने 2021 में एलडीएफ सरकार के कहने पर हटाया था। ये सब इसलिए है क्योंकि केरल में इंडस्ट्री की कोई संस्कृति नहीं रही है, चाहे कांग्रेस हो या ये एलडीएफ हो। इसी वजह से साबू जैकब एक नई संस्कृति के साथ सामने आते हैं, यानी इंडस्ट्री में भी और कॉरपोरेट में भी एक अलग संस्कृति। एक बात मैं कहूँ, चाय की दुकान वाली राजनीति अब खत्म हो गई है। ये बात यहाँ की यूडीएफ और एलडीएफ दोनों को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि राजनीति चाय की दुकानों तक ही सीमित थी। अब वे कार्यक्रम बदल गए हैं, लेकिन वे अभी भी उसी बात को देख रहे हैं। उन्हें किस बात की उम्मीद है? अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। साबुन को सबसे ज्यादा एकजुट करने में क्रिश्चियन वोटर्स ने ही सफलता पाई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, एसडीपीआई, पीएफआई और मुस्लिम लीग की भूमिका है। अगर फिर से ये यूडीएफ सत्ता में आ जाती है, ये लोग फिर से पुराने तरीके से उन्हीं 5 मंत्रियों को और कई महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को नियुक्त करेंगे, यानी वे बाकी समुदायों को दबा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया पर लीग और केएम शाजी का सबसे खराब भाषण देखने को मिलता है। धर्म धर्म धर्म। इसी तरह पिछले 10 से 11 सालों से सत्ता में वही लोग थे। अब अगर हम सत्ता में आए तो हम भी वही करेंगे। इसे समझना चाहिए। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी और दूसरी महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जैसे कांग्रेस और क्यूएसटीओ, वे इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यही इस मूर्ख, इस बेवकूफ की सोच है। इसी तरह आरआईएस मूल रूप से एक ईसाई संगठन है और आरआईएस के बीच में साबू का बहुत प्रभाव है, क्योंकि जब मैं अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में गया और वहां मलयालियों से मिला, तो उनकी एक ही उम्मीद थी कि साबू, जॉय, जेकब जैसे राजनेता सामने आए और उसी तरह राजीव चंद्रशेखर जैसे राजनेता भी सामने आए। परंपरागत राजनेताओं में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब बीजेपी का वो ब्लॉक, एनडीए का ब्लॉक साबू उभर कर आ सकता है, तो आगे किसके पास जाने की संभावना है? क्या वो यूडीएफ के पास नहीं जाएगा? क्या वो यूडीएफ के पास ही जाएगा? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, एक बात और कह दूं, अभी केरल में, फिर जैसा कि स्टार ने कहा, ये तमिलनाडु जैसा नहीं है, क्योंकि केरल में लोग थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट हैं। वे बहुत ज्यादा यात्रा कर चुके हैं, बहुत सारी उम्मीदों और घटनाओं का अनुभव किया है, इसलिए वे शुरू से ही ओपन माइंडेड और रिसेप्टिव हैं। इस वजह से उन्हें बहुत सारे फायदे हैं। एक उदाहरण देखें, हिंदी थोपना, हिंदी इम्पोजिशन। तमिलनाडु में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन केरल में ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। वहां मलयालम का ही समय और भाषा है। एक और राष्ट्रीय पहलू है, जब लोग खाड़ी देशों में चले जाकर मलयाली दोस्तों के साथ, वहां यहां तक कि अरब लोग भी अब हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह से हिंदी अब एक ग्लोबल भाषा बन रही है। अंग्रेजी के बाद हिंदी को ही उस तरह से देखा जा रहा है। अंग्रेजी से भी ज्यादा लोग अब हिंदी बोलेंगे, हिंदी ही होगी। तो उस दृष्टिकोण से भारत से एक भाषा दुनिया में उस तरह से मलयाली लोग खुले दिमाग से आगे बढ़े हैं। लेकिन मलयालम जितना प्यार वो भी बनाए रखते हुए मातृभाषा के प्रति स्नेह के साथ एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के आने में भी मलयालियों को कोई समस्या नहीं है, उन्हें खुशी ही है। तो इस तरह का फर्क तमिलनाडु और केरल के बीच है। इसी वजह से पहले जो बीजेपी के प्रति एक दूरी थी, वो अब काफी बदल गई है। अब राष्ट्रपति, पंचायत, तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन वगैरह भी बीजेपी ने जीत लिए हैं। तो अब बीजेपी को दूर रखना जरूरी है। ऐसा जो कॉन्सेप्ट था, वो मलयालियों के बीच अब काफी बदल चुका है। तो मैंने जो कहा, वो ऐसे ही एक माहौल में था। साबू जैकब की तरह 2020 एक नया राजनीतिक स्टार्टअप है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को संबोधित करने में सक्षम एक पार्टी, एक नई विकल्प पार्टी, जब एक बड़े अलायंस में शामिल होती है, तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। ये कितना संभव होगा या सफल होगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कुछ हिस्से निश्चित रूप से मौजूद हैं। सर ने जो कहा यही है, ये एक सोशल इंजीनियरिंग है, या फिर अगर हम इसे एक सामाजिक घटना के रूप में देखें, तो ईसाइयों के लिए ये एक घटना है और ये एक सच्चाई है, लेकिन हम अक्सर इसे देखना भूल जाते हैं। अब जब बेल्लापल्ली जैसे लोग कोई बयान देते हैं, तो वे फिर से मुस्लिम लीग का जिक्र करते हैं। शाजी का बयान भी उस समय हम जो नहीं देख पाते, वो ये है कि चाहे आज की हमारी मीडिया हो या सोशल मीडिया, वे केवल घटनाओं को ही दिखाते हैं। हम इसे मीडिया चैनलों और कक्षा में जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, तब भी कहते हैं, पत्रकारिता और मीडिया हमेशा घटनाओं को ही कवर करते हैं, वे उस प्रक्रिया को कवर नहीं करते। मतलब अभी एक बयान है,
उस बयान को कवर किया जाता है, लेकिन उस बयान के पीछे जो प्रक्रिया है उसे कभी भी नहीं दिखाया जाता। तो फिर केरल में कास्ट जैसी नई संगठनें क्यों बन रही हैं? बहुत ही तीव्र रूप से मुस्लिम विरोधी नेता पहले की तुलना में पीसी जॉर्ज और वेल्लापल्ली जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं, वैसे बयान पहले नहीं थे। इसीलिए सिर्फ हमारे बयान को देखकर ही बात पूरी नहीं होती। बयान देने की एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया मुस्लिम समुदाय के भीतर चल रही है। अब मुस्लिम समुदाय केरल में बहुत तीव्र रूप से राजनीतिक इस्लाम की ओर बढ़ रहा है, जो पहले नहीं था। पहले ये एक तरह की आध्यात्मिक इस्लाम की बात थी। उस समय राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों का एक दूसरे का सामना करने वाला माहौल केरल में था। समय के साथ राजनीतिक इस्लाम ने बहुत शक्तिशाली प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, और उनके माध्यम से अन्य घटनाओं में भी मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक इस्लाम की ओर मोड़ा जा रहा है। केरल में राजनीतिक इस्लाम का ये रूपांतरण चल रहा है। ये केरल की मुस्लिम संगठनों में भी हो रहा है। मुस्लिम समुदाय में ये बहुत तीव्रता से हो रहा है। ये बदलाव जमीन पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा, खासकर युवाओं और लड़कियों में, जहां ये प्रक्रिया बहुत मजबूती से चल रही है। तो जब लोग शिक्षित होते हैं तो वे थोड़े और सेक्युलर बनेंगे, थोड़ा कूल और मॉडर्न हो जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर वे मॉडर्न बन भी जाते हैं तो उसके साथ साथ उनमें गहरी सांप्रदायिकता और राजनीतिक इस्लाम एक अलग स्तर पर सक्रिय रहता है। यही बात मैं कह रहा हूँ। इस प्रक्रिया को हम में से कोई नहीं देख रहा है। इसे देखे बिना मीडिया केवल इसके खिलाफ आने वाले सबसे तीखे बयानों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो फिर लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर आम लोगों के बीच ये प्रक्रिया बहुत गहराई से चल रही है। तो वे अपनी पहली प्रतिक्रिया को वहीं छुपा कर रखते हैं। मीडिया को ये सब कभी भी दिखाई नहीं देता। जब कोई चुनाव परिणाम आता है तभी ये सब दिखता है। अभी हाल ही में जबरदस्त मुस्लिम एकजुटता देखने को मिली। ये सब इसी राजनीतिक इस्लाम की प्रक्रिया के कारण है। लेकिन इसके अनुसार कोई काउंटर कंसोलिडेशन नहीं हुआ। लेकिन अब जब अगला विधानसभा चुनाव आएगा तो शायद इस काउंटर कंसोलिडेशन की संभावना आ सकती है, क्योंकि इसे महसूस किया जा रहा है। ऐसी एक प्रक्रिया चल रही है। मीडिया इसे संबोधित नहीं कर रहा है, लेकिन इस काउंटर कंसोलिडेशन के केरल में होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें जैसा कि कहा गया, बीकेपी और फोर्स है, और बीजेपी और एडीएफ जैसी पार्टियां भी, और साथ ही साबू जैसे 2020 जैसी संगठनें भी अगर साथ आकर खड़ी होती हैं तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा बदलाव लाने का मौका बन सकता है। ये मैं जानता भी हूँ और कह भी रहा हूँ। अब अगर केरल में बीजेपी आगे बढ़ती है, मुझे लगता है कि वो वोट यूडीएफ का होगा, और वो ज्यादातर मामलों में एलडीएफ से भी ज्यादा। मैं कहूंगा कि एलडीएफ की तुलना में वो वोट और भी ज्यादा ठोस है। वो उनका वोट है सेटअप में जा रहा है, जैसा कि साबू ने कहा, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये एक कॉर्पोरेट सेटअप है। जब साबू की कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि जैसी बातें कही जाती हैं तो जो लोग थोड़ा वामपंथी सोच रखते हैं उनके लिए ये सब समस्याजनक हो सकता है। लेकिन जो लोग थोड़ा पूंजीवादी सोच भी रखते हैं उनके लिए ये कोई समस्या नहीं है। तो इसी वजह से ये वोट ज्यादातर यूडीएफ के पक्ष में जाएगा, भले ही ये क्रिश्चियन वोट हो। पहले भी क्रिश्चियन वोटर्स की बहुमत यूडीएफ के साथ ही थी। जब से ये सवाल उठे हैं तब से इन वोटों में इन सभी कारकों के कारण केरल में छोटे छोटे बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि क्रिश्चियन समुदाय बीजेपी के करीब आ रहा है। जब मैं इस प्रवृत्ति को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यूडीएफ का आधार एलडीएफ से ज्यादा मजबूत है, लेकिन एलडीएफ के पास भी थोड़ा प्रतिशत इधर उधर जाने की संभावना है। इसे साहसिक ढंग से नकारा नहीं जा सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केरल में इस पॉलिटिकल इस्लाम की ये जड़ें आखिर क्यों केरल के कई मुस्लिम क्लार्जेस और बाकी लोगों को, खासकर जमाते इस्लामी के नेताओं और अन्य लोगों को, क्या ये पहले से पता नहीं था? क्या उन्हें ये समझना नहीं चाहिए था? एक काउंटर प्रोडक्टिव असर होता है जो उन्हें प्रभावित करेगा। आखिर वे इसे क्यों नहीं समझते? आखिर इन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन क्यों किया या हमास का समर्थन क्यों किया? जब ऐसा होता है तो बाकी समुदाय सीधे जाकर उन्हें इजरायली सियोनिस्ट नजरिए से देखेंगे। तो क्या इन लोगों को यह पता नहीं था? अगर ऐसा होता रहा तो ऐसा ही होगा। यही बात है। बेसिकली इसमें इन लोगों की दिखाई गई मूर्खता भी शामिल है। नहीं वो सर, मेरी समझ में आता है कि वो रिलीज हो रहा है क्योंकि मैं अभी उस जिम से आ रहा हूँ। फिर व्यक्तिगत रूप से हमारे पास सभी लीडर्स, वाइट्स और मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस हैं। मैंने उस वीडियो में काम किया, फिर 2 साल पॉलिटिकल फील्ड में रहा, फिर केरल में हेड के तौर पे काम किया। हम सब किसी ना किसी तरह से राजनीति से जुड़े हुए हैं। जैसे हम सर्कल में चर्चा करते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल सर्कल में भी जब हम सब मिलते हैं तो चर्चा करते रहते हैं। तब भले ही मुस्लिम व्यूज हों, ये एक कम्युनिटी है, रिलीज कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे अभी हमारे सामने इसे लेकर बहुत ज्यादा क्लोज हैं या विरोध कर रहे हैं। जब भी बहुत जोर से बोलते हैं तब भी उनके साथ लड़के बहुत डरावने होते हैं।
दबाई गई बहुत ही कमजोर आवाज में बदल रही है, क्योंकि मुस्लिम प्लेटफॉर्म्स इस आवाज को मौका नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर जो रुख अपनाया जा रहा है वो अब यही है। और फिर शायद इसलिए मुस्लिम मत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। रीट बढ़ाने के लिए और ज्यादा वोट बैंक की ओर वे उसी तरीके से सबकंड कर रहे होंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका कोई दीर्घकालिक असर नहीं है। ये एक बहुत ही कमजोर रणनीति है, चूंकि ये सतही है, इसलिए इससे कुछ भी ठोस बनाना मुश्किल है। लेकिन दीर्घकाल में ये लीग की नींव को हिला देने वाली घटना है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये घटना इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया। और भी हमें ये जानने को मिलेगा। सफीक को मुस्लिम राजनीति और उसमें मौजूद बारीकियों के बारे में ज्यादा जानकारी है, क्योंकि वो खुद उस समुदाय से आता है। लेकिन अगर आप अभी के मुस्लिम चैनलों को देखें तो वही स्थिति नजर आती है। वे सभी एक राजनीतिक इस्लाम की पृष्ठभूमि से आने वाले होंगे, क्योंकि वे जमात इस्लामी की पृष्ठभूमि से आने वाले होंगे, तो वे भी वही करेंगे जैसा अभी बताया गया। केरल में ये सुन्नी स्पिरिट्स इस्लाम क्या था, पारंपरिक इस्लाम क्या था, इसे लेकर ना तो कोई आवाज मिलती है और ना ही कोई स्पष्टता। और जब भी कोई पारंपरिक स्पिरिचुअल इस्लाम की बात करता है तो उसे हमेशा बहुत ही ऑर्थोडॉक्स के रूप में देखा जाता है, इसलिए हम भी उसे उसी नजरिए से देखते हैं। दूसरी ओर ओलिटरिज्म राजनीतिक इस्लाम को थोड़ा अधिक आधुनिक माना जाता है, और वे खुद के लिए एक सुरक्षित छवि बनाते हैं कि ये थोड़ा बेहतर है। मीडिया भी उसी तरह से उसे थोड़ा ज्यादा प्रोजेक्ट करता है और इस पारंपरिक इस्लाम को थोड़ा डाउनग्रेड कर देता है। असल में सवाल यह है कि क्या पारंपरिक स्पिरिचुअल इस्लाम खतरनाक है या ये राजनीतिक इस्लाम ज्यादा खतरनाक है। ये हमारे लिए ज्ञात तथ्य है, लेकिन मीडिया में इसे उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। एक कारण, जैसा कि अभी बताया, यह है कि राजनीतिक इस्लाम की जमाते इस्लामी और मौदूदी की विचारधारा इसमें आती है। मुझे लगता है कि केरल में मीडिया पर डोमिनेंस है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि उनकी अपनी मीडिया भी। अगर आप देखें कि ये सब किसने स्थापित किया है, तो इस जिम्मेदारी को सबसे पहले इस्लामी मीडिया ने ही उठाया था। वही लोग हैं जिन्होंने इस सुन्नी समुदाय के मीडिया संस्थानों की भी नींव रखी। भले ही अब उनके पास अपने खुद के अखबार और अन्य माध्यम हो, लेकिन इन्हें स्थापित करने वाले वही लोग हैं। तो अब उसी फ्रेमवर्क के तहत सुन्नी मीडिया भी काम कर रहा है। यही बात हमारे युवाओं के लिए भी लागू होती है। सही है। मुसलमानों के बारे में हमें पता है कि अब दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में जब वे बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं तो हमें देखने को मिलता है। पहले मुस्लिम प्रवासी लोग खाड़ी देशों में जाकर पैसे कमाते थे, लेकिन अब दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग नौकरी के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के लिए माइग्रेट करने लगे हैं। जब पहली बार लोग माइग्रेट हुए थे तभी, जैसा कि यंग ने कहा, जमाते इस्लामी और ये जो पॉलिटिकल इस्लाम की बात हो रही है, इन संगठनों ने उन्हें हर तरह की मदद दी। इसी वजह से उन्होंने अपनी एक फ्रेमवर्क सेट कर ली। अब ये पढ़े लिखे युवा पूरी तरह से मुस्लिमों की जो क्वालिटीज है रही है। एक समय था जब भारत की सुन्नी संगठनें और बाकी संगठन सभी एक स्वस्थ दिशा में जा रहे थे, इसलिए वो ये ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब वे दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वे भी बच्चों की मदद करने और इस दिशा में मार्गदर्शन करने लगे हैं। लेकिन जब जमाते इस्लामी बनाई गई और राजनीतिक इस्लाम का संगठन बना, तो वही फ्रेमवर्क में ही वो काम हुआ। इसलिए जो लोग उस दिशा में आ रहे हैं वे भी राजनीतिक इस्लाम में शामिल हो गए। ये एक बेहद खतरनाक प्रक्रिया है। मेरी समझ में, चाहे मैं मुस्लिम हूं या केरल का क्लार्च हूं, सभी लोग इसे महसूस कर रहे हैं। फिर जैसा कि उन्होंने कहा, बीजेपी जैसी चीज वहां मौजूद होने के कारण उससे भी डरकर ये बहुत मुस्लिम विरोधी है। मुसलमानों के बीच यहाँ एक डर फैलाया जा रहा है कि सभी को यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। इसी वजह से इसके अंदर की विविधता और विचारों के मतभेद सब भूलकर सभी को एकजुट होने का तरीका आ गया। तब इसमें राजनीतिक इस्लाम को प्रमुखता मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लंबे समय में बहुत बड़ा झटका साबित होगा। मुसलमानों को तात्कालिक रूप से जल्दी सफलता मिल सकती है, लेकिन भविष्य में ये मुसलमानों के लिए ही एक मजबूत आधार बनकर खड़ा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। शायद मैंने एक और सवाल पूछागा। मिडल ईस्ट में, खासकर यूएई, सऊदी अरब में जो पॉलिटिकल इस्लाम से जुड़ा वहाबिज्म और सलाफिज्म है, वो अब कहीं ज्यादा मॉडरेट दिशा में जा रहा है। और उत्तर मालाबार के भारत के मुसलमानों में से सबसे ज्यादा लोग वहीं काम करते हैं और उनकी पहली पीढ़ी भी वहीं आ रही है। इन देशों में क्या हो रहा है, फिर भी ये बदलाव केरल, खासकर उत्तर मलाबार के मुसलमानों पर इतना बड़ा असर क्यों नहीं डाल रहा है, इसी बात की चर्चा है। ये एक बेहद दिलचस्प सवाल है सर। तो जैसा कि आपने कहा, केरल और खाड़ी देशों में राजनीतिक इस्लाम को लेकर सोचने का तरीका बदल गया है, लेकिन केरल में ये ज्यादा जोर देकर सामने आ रहा है। दरअसल सभ्यता के लिहाज से केरल ही वो राज्य है जिसने राजनीतिक इस्लाम का सबसे अच्छा तरीके से मुकाबला किया है। जहां भी राजनीतिक इस्लाम को लागू करने की कोशिश की गई, वहां जीतना संभव नहीं था। ऐसा कहने का कारण यह है कि केरल में बहसें 100 साल पहले, यानी 20वीं सदी की शुरुआत में ही शुरू हो गई थीं। दरअसल ये सब मौदूदी और वहाबी घटनाओं से भी पहले शुरू हो गया था। मैंने पहले भी फेसबुक पर एक पोस्ट में पूछा था कि केरल में थुल्लाइयर समस्त नामक एक संगठन की स्थापना हुई थी।
यहाँ आरएसएस का विरोध करने के लिए नहीं था। आरएसएस तो है, लेकिन वहाबी संगठनों का विरोध करने में आलस्य के कारण ही समस्त यहाँ अस्तित्व में आया। तो ये विचारधारा का टकराव इस्लाम के भीतर ही केरल में पहले से मौजूद था। तो केरल में इस्लाम के आने का तरीका और घटनाएं सब कुछ काफी अलग है, लेकिन अभी उसे रिलीज नहीं किया गया है। ये एक त्वरित राजनीतिक खेल के लिए उन सभी बहसों को भुला दिया जाता है और इस तरह बात करने वालों को साइडलाइन और दबा दिया जाता है ताकि इसे प्राथमिकता दी जा सके। अब इसके पीछे कई आर्थिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं और भी कई बातें हो सकती हैं, लेकिन ये स्थायी रूप से सफल नहीं होगा। यही है इसका कारण। ये जो राजनीतिक चाल केरल में बनाई गई थी, अगर आप उनका मोटस ऑपरेंडी देखें तो ये एक तरह की घुसपैठ है। ये एक प्रकार की घुसपैठ है जो उन्होंने पूरी तरह से की है। मैंने उनका मॉडल सब ब्रांड इस्तेमाल करने के लिए एक जर्नलिस्टिक टाइम्स में बिना बताए सबसे बड़ा मूड इसी तरह के वर्ग में है। अन्य संघर्षण संगठनों के बीच होते हैं, उसी तरह वे उनमें घुसपैठ करते हैं, मीडिया तक एक प्रभुत्व लाते हैं और जैसा मैंने कहा, वे एक फ्रेमवर्क सेट करते हैं और फिर खुद को बदल लेते हैं। फिर उसी फ्रेमवर्क में आगे चलकर सुन्नी भी काम करेंगे। एक बेहद चालाक और तीव्र ऑपरेशनों के जरिए मौजूदा सिस्टम को तैयार किया गया है। अगर वो बना हुआ सिस्टम फिर से किसी वजह से टूट गया तो ये सारी बातें भी खत्म हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा झटका मुस्लिम लीग को लगेगा, लेकिन अगर वो नहीं टूटा तो केरल में एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिक और सामाजिक माहौल पैदा होगा और केरल में लोगों को और भी ज्यादा कम्युनिस्ट बनाया जाएगा। अगर कोई स्थिति आती है तो कांग्रेस वगैरह उसे रिलीज कर देती है। वीडी सतीशन वगैरह का क्या है उस तरीके में? आज जबरदस्त व्हाइट वॉश की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ दिया गया है। ये तक वे खुद भी नहीं कहते, लेकिन वे इसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बहुत ही जिज्ञासु बातों में से एक है। टॉपिक देखने के लिए धन्यवाद।